साइंस ट्रेन के इस सफ़र पे हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी पावर। और वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के थ्योरी पार्ट का अंतिम वीडियो लेके हम हाजिर हैं। तो इस प्रकार से दो वीडियो और हो रहा होगा। एक आज जो कि थ्योरी पार्ट आज कंप्लीट करेंगे हम लोग, और एक लास्ट में एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चंस ले रहे होंगे, डिस्कशन ले रहे होंगे। ठीक, तो अंतिम पार्ट में जो टॉपिक बचा हुआ है आपका पढ़ने का वो है पावर। पावर, ठीक, चलिए सबसे पहले पावर को डिफाइन कीजिए। पावर में बेसिक बात आप जानते हैं पहले से कि पावर जो है ये एनर्जी बाई टाइम होता है, ये आपको पता होगा। तो बेसिकली पावर जो है ये पहले हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन। फिर बोलेंगे कि पावर जो है ये एनर्जी की भाषा में रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो इसलिए आप पावर बराबर W/T बोले तब बिल्कुल सही है। ऑफ कोर्स हम लोग अभी एवरेज पावर की बात कर रहे हैं कि एक सर्टेन टाइम में इतना इतना काम हुआ है, बात खत्म। अब उस टाइम में हर क्षण अलग अलग कुछ हो रहा होगा, वो एक अलग बात है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। लेकिन एक एवरेज की बात हो रही है, इतना वर्क हुआ है, इतना टाइम लगा है, तो पावर कितना है। ठीक, तो उसी तरह से अगर इतना एनर्जी ट्रांसफर हुआ है और इतना टाइम लगा है तो पावर कितना है। ठीक, इस प्रकार से आप पावर को डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ वर्क डन कहे तब या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहे तब। यहीं पे कहते चले कि मतलब अगर पावर और टाइम दे दे तो वर्क डन आप पीटी कर लेते हैं। एनर्जी के मामला में तो एनर्जी बराबर पीटी कर लेते हैं। ठीक, ये थी बातें। बाकी और छोटी छोटी बातें ये कि पावर का ऐसा यूनिट जो है वो वॉट है, कैपिटल W से दिखाते हैं ऐसा यूनिट। और आप वो कुछ नहीं देख रहे होंगे कि ये जूल पर सेकेंड है। तो वाट इज इक्विवेलेंट टू जूल पर सेकेंड। और 1 वाट को डिफाइन करते हैं 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, 1 वाट। ठीक, कुछ अदर यूनिट्स हो सकते हैं थोड़े बहुत, एक आध की चर्चा हम लोग अभी कर लें। अदर कुछ पॉपुलर यूनिट्स, फेमस यूनिट्स में एक तो ये कि ये किलोवाट, मेगावाट, ये सब चीज़ें जम के यूज हो रही होती है कई प्रकार से। फॉर एग्जांपल बिजली का कारखाना है तो वो वाट में बोलेगा तो काम नहीं चलेगा, किलो भी छोटा पड़ जाएगा, तो मेगावाट में बातें हो रही होती है। जो मार्केट से आप मोटर वगैरह खरीदते हैं तो वो किलोवाट वाला हो रहा होता है। ठीक, तो ये वाला बात। तो किलोवाट कुछ नहीं, 10³ वाट हो जाएगा, और ये 10⁶, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। ठीक, जो याद और ध्यान रखने वाली बात एक है वो ये कि एक और यूनिट है HP, हॉर्स पावर। ये ट्रेडिशनल है, एक पुराना यूनिट है हॉर्स पावर, जो कि अभी भी यूज होता है गाड़ियों के इंजन का पावर बताने के लिए। ठीक है ना, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में तो हॉर्स पावर जो होता है इज इक्वल टू 746 वाट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एक अलग से याद रखें। और एक ही और चाहेंगे, चलिए उसकी भी चर्चा हो जाए कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके पावर से जो जोड़ते हैं, इसका जो पावर होता है वो किलोवाट आवर होता है। ध्यान दीजिए, इसमें किलोवाट तो एनर्जी हो गया, ये क्या कहते हैं पावर हो गया, और पावर इनटू टाइम किए तो अभी अभी देखे थे आप एनर्जी आता है। तो इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ तो वो 1 यूनिट हुआ, मतलब इतना एनर्जी यूज हुआ। तो ठीक है ना, तो किलोवाट आवर ये एनर्जी का यूनिट है, ये अलग से ध्यान रखिएगा। तो एनीवेज, तो ये बात फेमस है, तो यहाँ पे कर दीजिए किलो के लिए 10⁻3। ठीक, टाइम को सेकंड में बदलिए तो 3600। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ये 3.6 × 10⁵
जूल होता है और इसको 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बेसिकली ये कॉमर्शियल यूनिट है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आप उसके बाद आप जानते होंगे कि 1 यूनिट में कितना रुपया लग रहा है आपका। ये अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग जो है चार्ज होता है। आइए अच्छा हाँ, डायमेंशन की ही बात कर ले। जब यूनिट की बात हुई तो डायमेंशन कुछ नहीं है, आप जान रहे हैं, एनर्जी बाई टाइम है। एनर्जी का जो है पावर का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन। एनर्जी का डायमेंशन ml² t-2 और नीचे में एक और t कर दीजिए, तो इसलिए ml² t-3 ये पावर का डायमेंशन होगा। ठीक, छोटी छोटी बातें किए हम लोग। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, ठीक है। अच्छा हाँ, ये इंस्टेंट की बात आई तो चलिए पहले हम लोग पढ़ लें कि ये इंस्टेंटेनियस पावर का क्या मामला है। ठीक, चलिए पावर के कुछ दूसरे भी फॉर्म्स और कुछ दूसरे फॉर्मूला वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद तब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो पावर आपने कहा कि वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन है, तो अगर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है छोटा चेंज बाई छोटा चेंज कर देंगे आप, dw बाई dt। ठीक, w आप बोलते हैं f डॉट dx, f डॉट dx। चूंकि आप ऑलरेडी d लगा रखे हैं तो इसलिए यहां ऐसे नहीं लगाइए, क्योंकि ऑलरेडी एक d आप आगे यूज कर रहे हैं, तो आप कहेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था। ठीक, और d को बाहर ले लीजिए। चलिए हाँ, f डॉट x और इसका कीजिए d बाई dt। ठीक, तो f फोर्स कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, dx बाई dt। तो बड़ा सुंदर बात आ गया कि dx बाई dt कुछ नहीं, वेलोसिटी ही तो है, वेलोसिटी ही तो है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो f डॉट v पावर है, पावर है, ये खास बात हो गया। ठीक, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो f भी cos थीटा। तो पावर का एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिला, f डॉट v यानी f भी cos थीटा। अब यहां पे ध्यान रखिए, अगर फोर्स लगा रहे हैं कहीं पर तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। सीधे आपसे बोला जाए कि फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी चेंज करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन आएगा। ठीक, अब कहीं पर अगर ऐसा हो रहा है कि हम फोर्स लगा रहे हैं F और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका सीधा मतलब है कि उस पे नेट फोर्स 0 है। उधर से कोई रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है जो इसको रोक रहा है, और तब भी हमको काम करना पड़ रहा है, हमको फोर्स लगा के उसको उसी वेलोसिटी में मेंटेन करना पड़ रहा है। ठीक, नहीं तो वो रुक जाएगा, नहीं तो वो रुक जाएगा। तो जो रेसिस्टिव फोर्स है उसको हम ओवरकम करने के लिए फोर्स अप्लाई किए हुए हैं ताकि उसका वेलोसिटी मेंटेन हो सके। और मोस्ट सिंपल एग्जांपल कि अगर किसी फ्लोर पे आप ब्लॉक को रख दीजिए और उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से आप आगे ले जा रहे हैं, तो क्या आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। ये क्या लगा रहे हैं? तो आप कुछ रेसिस्टिव फोर्स है यहाँ पे, क्या है ब्लॉक में, तो कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो अपोज कर रहा था, तो हमको उसको ओवरकम करके फोर्स लगाना पड़ा, तब कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन हो पाएगा, नहीं तो ब्लॉक रुक जाएगा, रुक जाएगा। ठीक, क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, इसलिए तब पावर की जरूरत पड़ेगी। अगर सरफेस स्मूथ रहे और आप फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तब तो वहां चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और उस सबसे रिश्ता निकाल के एवरेज पावर निकाल रहे होंगे आप, ठीक है ना? वेलोसिटी चेंज होता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बदलता जाएगा। ठीक, तो ये बात थी पावर की, पावर की। अच्छा, पावर की जब बात आई तो यहीं पे जरा एफिशिएंसी की बात कर ले, चूंकि अक्सर
इंजन्स, मशीन, इन सब की एफिशिएंसी कुछ होती है, ट्रांसफार्मर है, सब चीज़ की कुछ एफिशिएंसी होती है। तो कोई भी एफिशिएंसी, जनरल रूल है ऊपर में, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। आउटपुट पावर जो एक्चुअल आपको मिला, जो काम आया, ठीक। और इनपुट पावर मतलब मशीन का उतना पावर है लेकिन आपको उतना काम करके वो नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मशीन की का पावर एफिशिएंसी अगर 50% है तो बेसिकली वो जितना काम कर रहा था उसका आधा ही आपके काम आ रहा है, आधा बर्बाद हो रहा है, आधा कहीं और चला जा रहा है, एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी, तो इनपुट पावर जो है ना, ये एक्चुअल पावर ऑफ मशीन होगा और आउटपुट पावर जो है ना, ये वो आपको दे रहा होगा। तो ये पावर जो है ये गेन हो रहा है, जो आपको मिल रहा है वो ऊपर है और मशीन जितना का उस पर लिखा हुआ है वो नीचे है, ठीक। एफिशिएंसी उसकी आमतौर पे 100% से कम होगी, तो इसलिए आउटपुट हमेशा इनपुट से कुछ ना कुछ कम होगा, इसलिए एफिशिएंसी हमेशा 100% से थोड़ा कम होगा। एनीवेज, एफिशिएंसी इनका रेशियो होगा और परसेंटेज के लिए बोलेगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सब कुछ और बातें थी पावर की जो ध्यान रखेंगे आप, ठीक। साथ साथ एक और चीज जानते जाए, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे आप जब आप वेव्स पढ़ रहे होंगे तो, लेकिन चूंकि पावर से रिलेटेड चीज है तो थोड़ा सा अभी हम लोग जान लेंगे और ये बहुत काम का होगा, यही सब जगह काम आएगा आपको, इसलिए हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। इंटेंसिटी जो है ये एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। फिर से, इंटेंसिटी एनर्जी फ्लोइंग, बहता हुआ, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो मतलब इंटेंसिटी जो है ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। जरा देखिए तो, एनर्जी बाय टाइम को अभी अभी कुछ नाम दिए थे पावर, इसलिए इसको हम लोग यहीं पे सीख रहे हैं। तो E बाई टी जो है ये पावर ही तो है, तो इसलिए इंटेंसिटी बराबर पावर बाई एरिया। ये खास बात है, ये खास बात है, ठीक है ना, कमाल की बात। तो इंटेंसिटी ध्यान रखिए, अगर बल्ब का पावर दे दिया तो बल्ब के चारों तरफ का एरिया 4πr² लेंगे और उसे डिवाइड करेंगे तो पावर बाई एरिया इंटेंसिटी आएगा। क्लियर। और बाकी इंटेंसिटी उन चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब आप वेव्स पढ़ रहे होंगे। तो चलिए जो अभी चीज़ें सीखे हैं उसकी चर्चा करें। पहला क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम लोग, हाँ, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है। x इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 3 दिया हुआ है। फोर्स का वैल्यू दे दिया 25 न्यूटन। वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, तो अभी भी पढ़े हम लोग कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा ये dw बाई dt होगा और ये F.v हो जाएगा, ठीक है ना, F.v हो जाएगा। तो v कहाँ से आया तो कहिएगा dx बाई dt से आया, क्योंकि ये x दे रहा है तो उसको dx बाई dt करना है और 4 से मल्टीप्लाई करना है, बस हो गया, पावर निकल गया। ये 25 है और dx बाई dt करे इसका तो 6t हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा पावर। ये पावर टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान दीजिए, ये पावर कांस्टेंट नहीं है, ये खुद टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए इनको बताना होगा कि ये कब वाला पावर पूछ रहे हैं, तो इन्होंने बताया है कि 2 सेकंड पर कितना पावर होगा ये बताइए। तो 2 का वैल्यू यहाँ डालिए, 6 दूना 12 तो 14,
तो 25 गुना 14, ठीक, 250 हो जाएगा, 4 से में 100 हो जाएगा, 350। ट्रेन है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है बाबा, लेवल रोड, ठीक है, और जाहिर सी बात है रेसिस्टिंग फोर्स कुछ लग रहा होगा तभी ट्रेन को फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो तब बिना फोर्स लगाए ही चलेगा। तो ट्रेन फोर्स लगा रहा है इतना और इतना से चल रहा है, तो पावर पूछ रहा है, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ नहीं, ये एफ इंटू वी पूछ रहा है, तो एफ हो गया 3 इंटू 10⁴, हाँ, इंटू वी है 40, सब ऐसा यूनिट में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3 चौके 12, 1.2, ठीक है ना, इंटू 10⁶ वाट। कोई पंप है जो पानी को ऊपर खींच रहा है, तो 72 केजी पानी जो है वो हर घंटे कुआं से बाहर निकालने में कामयाब हो रहा है, mgh, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट पावर ऑफ द पंप एज्यूमिंग दैट इट्स एफिशिएंसी भी इसी में डाल दिया है। तो पहले तो जो हम वर्क डन है वो निकाल लेंगे और उसका रेट निकाल लेंगे और वो आउटपुट पावर होगा, ठीक है ना। तो आउटपुट पावर जो है जो वो काम हमें आपको करके दे रहा है वो कितना है, तो mgh वर्क डन है डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी है जितना जितना बढ़ते जा रहा है वो हो गया, आप उसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mg इंटू एच भी कहें तो भी चलेगा, तो डिवाइडेड बाय टाइम। तो आउटपुट पावर जो है वो mgh हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। m है 7200, g 10 है और h 100 है, और टाइम जो है वो कितना है, तो पर आवर है, मतलब 3600 सेकेंड है। जानबूझ के देखिए 7200 दिया हुआ है क्योंकि इससे ये कट जाए, 2 आ जाए, ठीक है ना, और ये 2000 वाट हो जाए, 2000 वाट, ये आउटपुट पावर है। अब देखिए जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी जो है ये आउटपुट पावर बाय इनपुट। मोटर का जो पावर है, जितना वो करने की शक्ति रखता है वो इनपुट है, उसका काम जो आपको करके देता है वो आउटपुट है, ठीक। तो एफिशिएंसी जो है 50% है, मतलब हाफ रेशियो है उनका, ठीक है ना। तो आप कहेंगे नहीं सर हमको परसेंटेज में लिखना है थोड़ा, तो चलिए ऐसे लिखिए, 50% का मतलब 50/100 इज इक्वल टू आउटपुट पावर आया है 2000। इनपुट पावर निकालना है जो कि पावर ऑफ मोटर होगा, दिख रहा है। तो अब ये काटिए, क्या कहते हैं इससे, तो अब 1/2 आपको दिख रहा होगा, ठीक। इनपुट बराबर, तो इसलिए इनपुट पावर जो कि हो जाएगा 2 इंटू 2000 बराबर 4000 वाट। इसको किलोवाट में बताने का रिवाज रहा है मोटर सबका, तो 4 किलोवाट का पावर है ये, 4 किलोवाट पावर का मोटर है ये, ठीक है ना। ट्रेन जा रही है और कुछ ऊंचाई पे चढ़ रही है, ठीक है, चढ़ रही है, ये रहा ट्रेन ऊपर जा रही है और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई फ्रिक्शन ना ले, उसकी बात बाद में करते हैं, कोई फ्रिक्शन ना ले तब भी यहाँ पे आप जानते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पे पीछे की तरफ mg साइन थीटा लग रहा होता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए तो आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा इंजन को, इसमें कोई शक नहीं। तो एक इंक्लाइन प्लेन पे चले गए तो एक रेसिस्टिव फोर्स खुद ये हो गया जो विरोध कर रहा है मोशन का, तो कम से कम इतना तो करना ही होगा।
आइए आगे अब देखते हैं ये और भी कुछ पूछ रहा है क्या। टू द हॉरिजॉन्टल व्हेन द इंजन इज वर्किंग एट इतना। अब इंजन का पावर दे दिया और वेलोसिटी दे दिया, ठीक। तो इन सबको करके फाइंड द रेसिस्टेंस टू मोशन ऑफ द ट्रेन, ठीक। एक रेसिस्टिव फोर्स तो ये खुद हो गया, और मोशन करते समय एयर रेसिस्टेंस पीछे लगेगा, तो एयर रेसिस्टेंस भी आर कर दीजिए पीछे। एयर रेसिस्टेंस भी पीछे कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब ये लास्ट में पूछ रहा है फाइंड द रेसिस्टेंस टू मोशन ऑफ द ट्रेन। तो देखिए, देखा जाए तो ये mg साइन थीटा भी रेसिस्टेंस दे रहा है और ये भी रेसिस्टेंस दे रहा है, ठीक है ना, पीछे की तरफ। तो टोटल रेसिस्टेंस यहां हम लोग कंसीडर करेंगे जिस तरह से ये बात पूछ रहे हैं। तो अगर सिर्फ कहते कि फाइंड द एयर रेसिस्टेंस, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ कहते एयर रेसिस्टेंस तो ये आर निकालते हम लोग, लेकिन ये तो कह रहे हैं रेसिस्टेंस। तो क्या ये mg का जो एक कंपोनेंट है mg साइन थीटा, वो विरोध नहीं कर रहा है मोशन का? बिल्कुल कर रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है चलो पीछे, इसलिए हम लोग दोनों को लेके निकालेंगे। चलिए एनीवेज दोनों को निकाल के जोड़ेंगे, और तो हम कहेंगे कि f जो है ये mg साइन थीटा अब प्लस आर के बराबर होगा। तो ये टोटल रेसिस्टेंस टू द मोशन है, जो हम लोग आंसर इसको मानेंगे दोनों को जोड़ के। हालांकि आर तो निकालना ही होगा जो एयर रेसिस्टेंस भी है, तब तो टोटल निकलेगा। एनीवेज आते हैं, हो सकता है जरूरत ना पड़े लेकिन हम लोग निकाल लेंगे उसको भी। एनीवेज पहले एफ तो निकालिए। तो आप कहेंगे कांस्टेंट स्पीड 20 है और पावर इतना है, तो हम कहेंगे पावर बराबर एफ वी, इसलिए एफ बराबर पावर बाई वेलोसिटी। पावर है 8 गुना 10 पर पावर 5 डिवाइडेड बाई स्पीड है 20 यहाँ, ठीक है, ठीक। तो 20 चौके 80, 4 गुना 10 पर पावर 4 न्यूटन। अब देखिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलने के लिए थोड़ी देर पहले ही समझाए हैं कि अगर नेट फोर्स लगा दीजिएगा तब तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, कांस्टेंट स्पीड नहीं रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे पावर निकालते समय जो आप स्पीड ले रहे हैं वो कांस्टेंट स्पीड ले रहे हैं। इसका मतलब ही है कि कोई फोर्स है जो पीछे की तरफ भी विरोध कर रहा है मोशन का, उसको ओवरकम करने के लिए आप फोर्स लगा रहे हैं। और ये जो वर्क डन हो रहा है, ये जो पावर हो रहा है ना, ठीक है, आप वो निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ठीक। चलिए अब देखिएगा, तो उस समय नेट फोर्स तो जीरो करना है, मतलब जो रेसिस्टिव फोर्स है बराबर इसको करना है, ठीक। तो ये क्या हो गया, तो कहिएगा 4 गुना 10 पर पावर 4, ठीक है ना। यही हो गया टोटल रेसिस्टिव फोर्स। देखिएगा तो इनके लैंग्वेज के हिसाब से आंसर आ गया, क्योंकि हमको एफ ही निकालना है। ये टोटल रेसिस्टिव फोर्स को ओवरकम करना होगा, नेट फोर्स जीरो करना है, तो ये आंसर आ गया। लेकिन अब देखा जाए कि खाली एयर रेसिस्टेंस अगर पूछता तो कितना हो जाता। तो एयर रेसिस्टेंस पूछता तो आप कहते इतना बराबर एम जी साइन थीटा। एम कितना है, 2 गुना 10 पर पावर 5, ठीक है। देख रहे हैं ना, टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए एम का जरूरत भी नहीं पड़ा था, निकल गया था। एम जी का वैल्यू 9.8 लेने के लिए कह रहा है जी, ठीक। और साइन थीटा का वैल्यू दे रहा है 1/50। थीटा पर साइन इनवर्स मतलब साइन थीटा 1/50, तो 1/50 प्लस आर, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें से कैसे कैसे करें जल्दी जल्दी। एक तो इधर आप ले लीजिए 200 ताकि 50 से कट जाए, तो 3 बच गया। इसको 98 कर लीजिए, ठीक। 2 बच गया, ठीक। 0 0 काटिए, प्लस आर
4 गुना 10 पर पावर 4 इज इक्वल टू 98, 196 बाई 5, 196 बाई 5, ठीक, प्लस आर। ये देखिए तो 5 तिहाई 15, 4 बचा 46, 5 9 45, 1 5 दूना 10, 39,200 प्लस आर। और तो ये 40,000 हो गया, देख लीजिए। तो इसलिए आर जो एयर रेसिस्टेंस है वो 40,000 में से इसको घटाएंगे 800 न्यूटन एयर रेसिस्टेंस है। तो ध्यान रखिए, टोटल रेसिस्टेंस पूछे तो क्या कहते हैं, ये जो आया फोर्स वही हो गया 40,000, और सिर्फ एयर रेसिस्टेंस पूछा तो 40,000 में से mg sin थीटा को घटा दिए 800। बढ़िया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ वर्टिकल सर्किल, ये थोड़ा एक फेमस टॉपिक है जिसको कि आप सर्कुलर मोशन के साथ पढ़ते हैं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग अलग जगह पे आते रहते हैं ऐसी चीज, लेकिन चूंकि हमने सर्कुलर मोशन में उसको डिटेल में पढ़ा दिया है, तो आप सर्कुलर मोशन में ये वीडियो जाके देख लेंगे, ठीक, वर्टिकल सर्किल में क्या चल रहा है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन का मामला वहां पे चल रहा होता है। और आप कहते हैं कि ये जो धागे से बांध के किसी स्टोन को और सर्किल में घुमा रहे होते हैं, तो ठीक ऊपर कम से कम इतना वेलोसिटी देना होगा कि mv² बाई आर mg को बैलेंस कर सके, तभी ये सर्किल कंप्लीट करेगा, ठीक। ये सब बातें हैं। और उसके हिसाब से जब नीचे लौटेगा तो mgh, यहाँ पे h क्या हो जाएगा, r प्लस आर 2r, mgh पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएगा उसको काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो जब नीचे पहुंचेगा तो पहले से एक mg नीचे लग रहा है, और इसके वजह से जो यहाँ का वेलोसिटी आएगा वो हाफ mv² करके निकालेंगे आप, और वहाँ से mv² बाई आर, और तब देखेंगे कि कम से कम एक सर्किल को पूरा करने के लिए कम से कम वेलोसिटी यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ पे टेंशन 6 mg आता है। एनीवेज, किसी जगह पे जनरल जगह पे बोले कि टेंशन बताइए धागे का थीटा पे, तो आप कहेंगे कि नीचे में mg था, इसलिए इधर हो जाएगा mg cos थीटा, और अगर यहाँ का स्पीड भी है तो mv² बाई आर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये टेंशन के बराबर होगा, ठीक। इस तरह की बातें हैं। और सर्कुलर मोशन भी जरूर एक बार जाइए और थ्योरी पार्ट जरूर एक बार सुनिए, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ, तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, इत्मीनान रखिए। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी ले रहे हैं, एक दो वर्टिकल सर्किल का पढ़ा है तो आपको वहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे भी ले रहे हैं, ठीक है ना। अब बॉल ऑफ मास इतना दिया हुआ है, स्ट्रिंग से है, वर्टिकल सर्किल में जा रहा है, बहुत बढ़िया, रेडियस दे दिया, और इसका स्पीड इतना है कब, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है। स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है मतलब आता हुआ भी हो सकता है यहाँ पे, या जाता हुआ भी हो सकता है, कोई बात नहीं, दोनों जगह का टेंशन सेम आएगा, ठीक। तो पूछ रहा है वहां का टेंशन क्या है, कह रहा टेंशन दूसरे साइड पे बताइए। अरे दूसरे साइड क्या है, दोनों साइड में बराबर ही आएगा, यहाँ का टेंशन यहाँ का टेंशन, ठीक। तो टेंशन अभी हम लोग देखे हैं कि टेंशन जो होगा वो mg cos थीटा अब प्लस mv² बाई आर हो जाएगा किसी भी जगह पे। तो जब हॉरिजॉन्टल है तो थीटा 90 डिग्री है, तो cos 90 0, तो ये खत्म, तो ये 0, अब प्लस m कितना है 0.6, भी कितना है 5, तो उसका कीजिए स्क्वायर, रेडियस कितना है तो 0.75, ठीक है ना। तो आप कहेंगे 60 गुना 25 बटे 75, काटिए इसको 3, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। एक बार फिर से लोवेस्ट पोजीशन पे कह रहा है, वहां का वेलोसिटी दे दिया और उसी जगह का टेंशन पूछ रहा था। ये कौन सी बड़ी बात है, यहाँ का वेलोसिटी दे दिया, तो आप कहेंगे टेंशन जो होगा ये नीचे ही mg लग रहा है, तो ये भी हो गया mg cos 0
अभी भी लिखे थे ना, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे थीटा 0 तो एम जी कॉस 0 1, इसलिए एम जी। अब प्लस वहाँ का एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो 7 GR डिवाइडेड बाई आर, आर से आर कट गया, ठीक। 7 mg प्लस एम जी इज इक्वल टू 8 mg, यही टेंशन होगा नीचे में। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर आते समय इसका वेलोसिटी अच्छा खासा होगा, यहाँ पे जस्ट टू कंप्लीट द सर्किल करते तब यहाँ पे 6 mg आना था, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा टेंसर है, मतलब स्पीड ठीक ठाक है, तो यहाँ पे भी जब पहुँचेगा तो उस समय भी स्पीड जो मिनिमम रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा होगा, तो इसलिए एम वी स्क्वायर बाई आर यहाँ का जो एम वी आएगा ये एम जी से बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही ये एम जी से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ का भी टेंशन कुछ आएगा, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। एक सिंपल पेंडुलम है और मास लेंथ है, मास का इतना, ठीक है ना, इज रेज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, कुछ नहीं, जब यहाँ पहुंचा तो टेंशन बताइए, तो आप कहेंगे कि यहाँ का टेंशन जो होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी हो जाएगा, ठीक। फिर से मैं cos 0 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, cos 0 1 होता है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। अब ये कहाँ से आएगा तो कहिएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आएगा। कंजर्वेशन एनर्जी कितना, तो ये कितना हाइट नीचे आया है तो वही एल, तो आप कहेंगे कि एम जी एल बदल गया है हाफ एम वी स्क्वायर में। हमको एम वी स्क्वायर पकड़ना है तो इसको देख लीजिए, पकड़ लीजिए, बराबर 2 mg एल हो जाएगा, तो ठीक, तो 2 mg एल बाई रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा, एल ही रेडियस है, यही तो रेडियस है, तो डिवाइडेड बाई एल प्लस एम जी, एल से एल काटिए, 2 mg प्लस 1 mg इज 3 mg आंसर। इंटेंसिटी की बात किए और कर चुके पहले ही, तो इस प्रकार हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट किया वर्क एनर्जी पावर का। यहाँ पे हम आज अभी इजाज़त चाहेंगे आपसे, लेकिन याद रहे एक लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन, ये पावर वाले क्वेश्चंस का और लेके हम लोग आएंगे और कुछ इंक्लूड करेंगे दूसरे क्वेश्चंस को भी। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।